इसका। तुम लोग बचाओ अभियान में थी ना, पैसा बचाओ अभियान में। हाँ। अच्छा देखो, एक इधर देखो, डेट बताएगी क्या? 19 तारीख आज का ना। आज तारीख हो गया हमारा 19 नवंबर 2025। ये हमारे पास में जेटेट का सिलेबस है। जेटेट का सिलेबस हम लोग एसएसटी में क्या कर रहे हैं? इतिहास कर रहे हैं। इतिहास में हमारा आज का टॉपिक है प्रारंभिक राज, यही वाला तीसरा नंबर। तो प्रारंभिक राज पहला पार्ट था, वो हमारा खत्म हो चुका है ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, प्रथम साम्राज्य। तो प्रथम साम्राज्य के लिए पेज नंबर क्या, 14 था ना? तो पेज नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 14। देखो यहाँ, तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संगठित और केंद्रीकृत साम्राज्य कौन है? मौर्य साम्राज्य है। भारत का इससे बड़ा तो कोई साम्राज्य आज तक बना ही नहीं पाया। तो इसका संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी वजह से इसका नाम शुरुआत होता है प्रथम साम्राज्य से। अब पता चला, इसी में इसका जवाब छुपा था। नाम क्यों है प्रथम साम्राज्य? क्योंकि इससे बड़ा संगठित और केंद्रीकृत साम्राज्य भारत में कोई नहीं बना पाया। तो यही कहलाया प्रथम साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे 324 और 321 बीसी, यानी कि कहीं 2-3 साल का मतभेद है। तो परिचय में आ जाओ। तो परिचय में, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला वृहद और सेंट्रलाइज साम्राज्य था। इससे पहले भारत में शासन की व्यवस्था कैसा था? जनपद, और जनपद से महाजनपद। वह साम्राज्य का रूप नहीं ले पाया था। लेकिन एक भी राज्य जो है, जो महाजनपद था, वह था तो महाजनपद, लेकिन वह पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़ नहीं पाया था। थोड़ा सा बीच में कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या होता है महाजनपद और साम्राज्य में, कई छोटे छोटे दुकानदार मिलकर बड़ी मार्केट की चेन नहीं बना पाते हैं, लेकिन जब कोई एक व्यक्ति उनको जोड़ता है तो एक बड़ा संगठन बन जाता है। अभी तुम्हारा यहाँ एक्सपो लगा था गाड़ी वाड़ी का, देखी है? तो कई सारे लोगों का ना दुकान है गाड़ी का, लेकिन एक दुकान आया चाहे बादशाह में, एक आदमी आया जो गाड़ी का एक्सपो लगा दिया, तो एक ही छत के नीचे काफी सारा मिल गया। तो उसी तरह से कई सारा महाजनपद तो था, लेकिन भारत का उपमहाद्वीप पे पूरी तरह से फैल नहीं पाया था, जोड़ नहीं पाया था। जो मौर्य साम्राज्य है, वही इसको जोड़ा जोड़ा। मौर्य ने छोटे छोटे राज्य को क्या जोड़ा और बड़ा साम्राज्य बना लिया। तो अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना पे आ जाओ। तो यह क्या किया था? इसमें थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका एक तो कोई एनिमेटेड वीडियो है, अच्छा लगा है, उसको दिखाएंगे, है ना? अभी रखे नहीं, डाउनलोड नहीं किए, यूट्यूब में हमारा अचानक से नजर पड़ा। एनिमेशन है, तो एनिमेशन 10-10 मिनट वाला, उसको दिखा देंगे बाद में। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराया था? नंद वंश को। अच्छा, नंद वंश कौन क्या था कि चाणक्य का वो किया था, अपमान किया था। चाणक्य प्रबंध थे, उनके दरबार में क्या क्या चाणक्य को मारपीट किया। तो चाणक्य कसम खाया कि इस नंद वंश को हमको उखाड़ फेंकना है। और वह एक ऐसा व्यक्ति की तलाश में निकला जिसमें जोश हो, ऊर्जा हो, जुनून हो, और वह क्षमता हो जो कि आगे चलकर इस वंश को हरा सके। तो बच्चा ही दिखा, बड़ा तो कोई वैसा मिला नहीं। उस बच्चे का क्या नाम था? चंद्रगुप्त। हाँ, पहले बताए थे ना पिछले साल, बहुत जबरदस्त बताए थे पिछली बार। वही चंद्रगुप्त मौर्य को वो लोग शिक्षा दिया, ट्रेनिंग दिया और वहां किया। कल वाला क्लास में इसको दिखाएंगे, कल रेडी कर लेंगे। तो चाणक्य उसको प्रशिक्षित करते हैं। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र है। हाँ, एक चोटी वाला। तो जैसे एक शिक्षक सही मार्गदर्शन दे तो विद्यार्थी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, उसी तरह से चाणक्य क्या थे? फैसिलिटेटर थे। वो गाइड किए उसको, और चंद्रगुप्त क्या बना? कार्यकर्ता से नेता बन गया, वह शासक बन बैठा। ये लोग तो अजर हो अमर हो गया ना, आज भी इसका जोड़ी इतिहास में अमर हो गया है। तो कौटिल्य इसी को बोला जाता है। तो चाणक्य का योगदान क्या रहा? यह अर्थशास्त्र के लेखक हैं, वह लिखे थे। इन्होंने कूटनीति, जासूसी, प्रशासन और युद्ध नीति के क्या दिया? विशेषज्ञता है इनको हासिल थी। यही एक नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे बता सकती हो? साम, दान, दंड और भेद। बोले यह चारों जरूरी है शासन करने के लिए। शासन करने के लिए क्या जरूरत है? साम, दाम, दंड, भेद। ठीक है। और एक दिए थे संस्कृत में, उसका नाम था सठे साठ्यम समाचरेत। सठे साठ्यम समाचरेत। तो माने कि जो जैसा व्यवहार करता है, हमको बदले में उसके साथ वैसा ही व्यवहार
करना। सठे साठ्यम समाचरित सम आचरण, समाचरित सम आचरित समाचरित। तो ठीक है, तो अर्थशास्त्र उस समय का बहुत बड़ा पुस्तक था जिसको देखकर राजा लोग अपने शासन का पद्धति चलाया करते थे। इतना बड़ा पुस्तक था। अब मौर्य शासन का देखो विस्तार देखो। तो मौर्य शासन का विस्तार में हम लोग देखते हैं कि मौर्य शासन में, रुको इसको डिलीट करने दो। मौर्य शासन में कौन कौन था? तो बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त का पुत्र है। उसने चंद्रगुप्त के बाद अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैला दिया। दक्षिण भारत तक फैलाने के बाद में उसने उपाधि हासिल की क्या? देखो, ये तो, ये हमारा कुछ मिस्टेक लग रहा है। अमित्रघ्न, डिस्ट्रॉयर ऑफ पोस्ट, संघमित्रा और ये। अच्छा ठीक है, अभी तो अमित्र इसको देख लेना। अमित्रघ्न होगा। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है ना, यहाँ न होना था। ये बीच में क्या है? न है। बीच में क्या होगा? यहाँ न होगा। अमित्रघ्न होगा। अमित्रघ्न। अच्छा तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद में कौन बना, बता सकती हो? अशोक। तो सबसे शक्तिशाली शासक था मौर्य शासक में अशोक। यह कौन सा युद्ध किया? कलिंगा युद्ध 261। और कलिंगा युद्ध में मारपीट ज्यादा हो गया, कत्लेआम मचा, तो बाद में कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध। तो यह ऐसा राजा है जो हिंसा से अहिंसा की ओर मुड़ गया। तो यह शिलालेख को लगवाया और जनता से संवाद किया, किसके माध्यम से? शिलालेख के माध्यम से। जैसे कोई नेता, ये ऐसा था कि एक बिल्ली है, 70 चूहा खा गई है, पेट भर गया तो चली गई है हज करने के लिए। यह बहुत कत्लेआम मचाया था। अशोक को बोला जाता था कि अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया था। और इसके दिल पे शोक नहीं होता था, दया नहीं होता था, इसीलिए इसका नाम अशोक पड़ गया। नहीं लगाते हैं सामने में। लेकिन बाद में यह अहिंसा को अपना लिया। अब मौर्य शासक प्रशासन में देखते हैं कि मौर्य का प्रशासन भारत में सबसे संगठित था और योजनाबद्ध माना जाता है। राजा की भूमिका क्या थी? तो राजा वहाँ सर्वोच्च होता था। न्याय करना, सेना रखना, टैक्स लेना, विदेश की नीति किससे क्या दोस्ती करेगा, यह सब फैसला कौन लेता था? राजा लेता था। मंत्री परिषद में आते हैं, तो नीति बनाने में राजा की सहायता कौन करता था? मंत्री परिषद करता था। और मंत्री परिषद का मुखिया जो होता था वह क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री। जैसे मंत्री, मान लो तुम लोग 10 गो लड़की को मंत्री बना दिए, तो 10 मिल करके जो बैठी है वो हो गया मंत्री परिषद। और तुम्हारा मुखिया मान लो अंजलि को बना दिए, तो अंजलि हो गई क्या? प्रधानमंत्री। अंजलि तो खुश हो गई होगी। हाँ। तो देखो, अब देखो, एक है हमारा महाप्रमुख अधिकारी में क्या क्या है? महाप्रमुख। तो महाप्रमुख में आएगा तुम्हारा महापात्र है, यहाँ महामात्र है, ठीक है। कहीं कहीं किताब में महापात्र है, देखे, ठीक है। महापात्र। यहाँ महामात्र तो देख लेना, हिंदी वाला थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक हो सकता है। महापात्र है। और यहाँ महामात्र, तो उसको अपना मिला लेना। तो ये क्या था? प्रशासनिक अधिकारी है। और धर्म महापात्र क्या है? अशोक के द्वारा नियुक्त नैतिक अधिकारी, वह नैतिकता का काम खाली देखता था। मोरल पुलिस इसको बोलते हैं। वह तुम्हारा मोरल के आधार पर तुमको दंड देगा या शाबाशी देगा। अगला है नागरिक अधिकारी, जो शहर का प्रबंधन करेगा, और गणक लेखाधिकारी। तो बताओ, नैतिकता को देखने वाला जो अधिकारी था वह पद का क्या नाम था, बताना। धर्म महापात्र। जो मैनेजमेंट देखता था वह कौन सा अधिकारी था? महापात्र। और तुम्हारा जो नगर निगम का जैसा नाला वाला सड़क सफाई देख रहा है वो कौन सा कहलाएगा? नागरिक अधिकारी। अब आ जा जासूसी तंत्र। तो यहाँ पे जासूस में कौन कौन थे? स्त्री थी। यहाँ पे जासूस के रूप में व्यापारी भी थे, और भिक्षु के रूप में भी जासूस थे। ये लोग क्या इनका ऐसा जासूसी का तंत्र था। चाणक्य ने जासूसी को बहुत महत्व दिया, जैसा अभी हमारे यहाँ सीबीआई है, सीआईडी है, उसी जैसा। अर्थव्यवस्था में हम लोग देखते हैं, तो टैक्स का क्या सिस्टम था? तो 6 बोरा अगर चावल लोगी तो खेत से, तो 1 बोरा किसका होगा? चाणक्य का होगा।
मैंने मौर्य साम्राज्य का होगा। यह वहाँ का टैक्स का सिस्टम था। गाय बैल रखोगी तो भी टैक्स देना पड़ेगा, व्यापार करोगी तो भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। किसका किसका हिस्ट्री है इसमें से? हम लोग का हिस्ट्री है ना। कृषि में देखते हैं तो अर्थव्यवस्था का रीढ़ कौन था? कृषि था। सिंचाई के लिए वहां नहर वाला बना चुका था, जिसके कारण खेती बढ़ता गया और इस वजह से इसका साम्राज्य क्या होता गया? मजबूत होता गया। अब हम लोग देखते हैं क्या व्यापार पे। तो व्यापार जो है वह अंदरूनी भी था और बाहरी। इसका मतलब मान लो अंजलि के यहाँ से चावल का उत्पादन हुआ और हमारे यहाँ से गेहूं, तो अंजलि और हम आपस में ही व्यापार कर लिए, तो ये हुआ आंतरिक व्यापार। लेकिन अंजलि के पास में टमाटर का जरूरत थी, जरूरत से ज्यादा उत्पादन हुआ और हमको टमाटर का जरूरत नहीं है, तो अंजलि चले गई रांची और दूसरे को बेच दी टमाटर, तो वो हुआ अंतरराष्ट्रीय। यानी कि हमारा अंदरूनी भी हुआ और बाहरी भी हुआ। तो वहां के लिए क्या था? व्यापारी संघ था, और सोना और चांदी का सिक्का वहां इस्तेमाल में होता था। तो ये सब चीज कुछ कुछ हमको शिलालेख से पता चला है। भारत में पहली बार किसी राजा ने अपने विचार को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थर और स्तंभ पर क्या क्या खुदवा दिया। तो क्या क्या खुदवाया है भाई? शिलालेख। तो शिलालेख देखो अलग अलग है, एक है तुम्हारा शिलालेख और एक है स्तंभ लेख। दोनों में अंतर क्या है बता सकती हो? तुम लोग मसाला जो पीसती है ना, हाँ, मसाला जो पीसती है तो इस तरह का सिलवट नहीं होता है, तो सिलवट वाला हो गया क्या? शिलालेख। और अगर ये घर का पिल्लर के जैसा गोल गोल कुछ अगर लगा है स्तंभ, तो ये वाला क्या होगा तुम्हारा? स्तंभ लेख। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं डाउट है, तो हम मान सकते हैं कि सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से विषय अच्छा, जो ये जो शिलालेख और जो स्तंभ लेख है उसमें क्या लिखा गया है? चिकन बनाने का बात है, तो मसाला का बात है नहीं। उसमें देखो क्या क्या, उसमें धम्म की बात है। धम्म का मतलब नैतिकता, कि क्या अच्छा और क्या बुरा है वो क्या के पत्थर पे लिखवा दिए। दूसरा, सहिष्णुता की बात लिखवाया कि सारे इंसान एक हैं, वर्ग को जात को मत बांटो, धर्म में मत बांटो। तीसरा बार लिखवाया है कि अहिंसा कर में ही शरण है, हिंसा का सहारा नहीं लेना है। और चौथा शिलालेख में क्या था आदेश था, कुछ आदेश देना होता था तो वो लोग क्या करते थे? शिलालेख छपवा देते थे। जैसे कि आज की सरकार नोटिस बोर्ड पे करता है ना, उसी तरह से इन लोगों का नोटिस बोर्ड होता था। अंतर है कि यहाँ का नोटिस बोर्ड लोग चुरा ले जाता है, वहाँ का कभी नहीं चुरा सकता, वो हिला भी नहीं सकेगा और उसको मिटा भी नहीं सकेगा। पत्थर पे हो जाता था नोटिस बोर्ड। तो क्या कारण है जो कि मौर्य समाज का हमारा पतन हो गया? देखो, ये सब हिस्ट्री वाले लड़के जान जाएंगे, ये सब जब पढ़ोगी ना तो एक एक चैप्टर ही है। ये सब क्या एक एक चैप्टर, लेकिन उतना चैप्टर जाने का हमारा तो अभी हिस्ट्री का एग्जाम नहीं ना है, अभी हमारा किसका एग्जाम है? कॉमन पेपर है भैया। कॉमन पेपर है, इसलिए हम उतना डीप में अभी नहीं जा रहे हैं। फिर भी नहीं चाहते हुए भी डीप कुछ कुछ हो ही जाता है। तो पतन में सबसे पहले अशोक के बाद जो भी शासक था वह कैसा था? कमजोर था। और अशोक तो बहुत विशाल साम्राज्य बना लिया था, और इसका उम्मीदवार कौन था? कैंडिडेट बेवकूफ था, तो संभाल नहीं पाया। टैक्स ठीक से नहीं ले पाया तो सेना का सैलरी नहीं दे पाया, सेना भी बिखर गई। और जब सेना बिखर गई तो छोटे मोटे जो छुटकू मुटकू जो शासक थे वो क्या किया? अपने आप को आजाद घोषित किए। जैसे ही आजाद घोषित किए तो मौर्य साम्राज्य क्या हो गया? पतन हो गया उसका। तो बहुत बड़ी कंपनी अगर सही प्रबंधन से नहीं चलेगी तो टूट जाती है। बहुत अच्छा परिवार में अगर मुखिया ठीक नहीं हुआ तो चार को बेटा होने के बावजूद भी आपस में क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। ये वही हाल हो गया हमारा। तो मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं? तो पहली बार इसने दिखाया कि एकता से अगर हम लोग रहेंगे तो पूरे उपमहाद्वीप पे हमारा शासन होगा, देसी का, कोई विदेशी का शासन नहीं होगा। ये लोग बहुत दूर तक कब्जा कर चुके थे, कांधार मंधार सब था, अफगानिस्तान तक था इससे कब्जे में। यह बताया कि प्रशासन को संगठित रखने से कैसा फायदा होता है। और यही से जो बौद्ध धर्म है उसका पूरे विश्व में प्रसार हुआ, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। तो इसलिए भारतीय इतिहास में इसको सुनहरा अध्याय के रूप में जाना जाता है। तो ये तो खत्म हो गया हमारा लग रहा है।
चलो जी बताओ, एक दो चार क्वेश्चन ये सब ग्रुप में भेजेंगे, बनाना है ना। भारत का पहला बृहद साम्राज्य कौन था? मौर्य होगा, है ना। ठीक। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने दिया कहीं? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, ठीक है। खैर ऑप्शन के अनुसार चलना है, याद रखना। नहीं दिया ऑप्शन तो तुम जबरदस्ती चाणक्य नहीं ना डाल देगे। तीसरा बता, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अर्थशास्त्र किसने लिखा? नंद वंश को किसने हराया? सही जवाब है, पाटलिपुत्र है। बिंदुसार की उपाधि क्या थी? अमित्रघन, ऐसा करो पूछा ना। अमित्रघ्न, यहाँ पे सही है। अमित्रघ्न है, यहाँ सही है। अशोक ने कौन सी लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंगा। अशोक का धर्म किस पर आधारित था? धर्म यानी कि नैतिक शिक्षा वाला, बताए थे ना अभी। ठीक है, अहिंसा पर आधारित था। अशोक ने जनता तक संदेश कैसा फैलाया? अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? अरे दो। नहीं, ये पाया गया होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। स्तंभ और शिलालेख, है ना। तो ये शिलालेख के बारे में बता रहा है कि शिलालेख हमारा कितना है, तो शिलालेख हमारा 14 पाया गया है। और होगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन अभी जो खोज हुआ है उसमें शिलालेख कितना है, 14 है। एक बार इसको रीचेक कर लेना तुम लोग, है ना। धर्म महापात्र किससे संबंधित है? नैतिक प्रशासन से। मौर्य काल में सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत क्या था? कृषि था। भूमि पर कितना टैक्स लिया जाता था? ठीक है, 1/6। मौर्य काल में जासूसी का उल्लेख कहाँ मिलता है? हम्म, अर्थशास्त्र में। अशोक के समय किस धर्म का प्रचार हुआ? स्तंभ लेख किस सामग्री पर बने थे? पत्थर पे बने थे। मौर्य सेना का प्रमुख क्या कहलाता था? चंद्रगुप्त ने किस यूनानी शासक से संधि की? सेल्यूकस। सेल्यूकस से किया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को क्या दिया था? अपनी बेटी से शादी कर दिया, और बहुत सारा 500 हाथी दिया था। हाँ। हाँ। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रदेश। जीता हुआ जो सेल्यूकस जीत गया था ना, कंधार अंधार उधर वाला, वो भी इसको दे दिया कि लीजिए ये भी आपका ही रहा। मतलब सोचो, ये लोग जो है सो यूरोपियन कंट्री का दामाद बन चुका था, और आज जमाना ऐसा है कि यूरोपियन कंट्री को ये लोग दामाद बनाने का उपलब्धि मानता है। अशोक का सबसे बड़ा गुण क्या था, बताना। हाँ, अहिंसा, धर्म में चला गया वो। मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? मौर्यों के बाद किसने शासन किया? शक और कुषाण, है ना। अशोक की प्रसिद्धि सिंह शीर्ष मूर्ति कहाँ मिलती है, जो 3 ठो शेर वाला जो है ना? कहाँ पे मिला है? सारनाथ में। कौन सा ग्रंथ मौर्य काल का नहीं है? बहुत पहले का है ये। मौर्य साम्राज्य का सबसे दूरस्थ भाग क्या था, बता रहे हो? अफगानिस्तान। पूरा अफगानिस्तान इसका बॉर्डर में था, उसके बाद दूसरा देश होता था। मौर्य राजाओं में सबसे महान कौन माना जाता है? अशोक किस भाषा में शिलालेख लिखवाते थे? एशिया में बौद्ध धर्म को किसने फैलाया? मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है, बताओ। ठीक है, उपरोक्त सभी है।
तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, सम्राट अशोक। तो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। बंद करो।